तो हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम बच्चों। लोग मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने 2022 में जो एमएससी का एंट्रेंस है उसको क्वालिफाई किया है। स्टूडेंट्स काफ़ी सारे थे, अभी कुछ कुछ बच्चे जो अवेलेबल थे उनके साथ हम एक मीटिंग हमने प्लान की थी। विद टाइम बाकी बच्चे आते जाएंगे। तो कुछ जूनियर्स भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी 2022 में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ बच्चे अभी आ भी रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको आंचल जो नाम दिख रहा है, ये स्टूडेंट अपनी बीएचयू में इन्होंने एडमिशन लिया है। वंदना ने भी बीएचयू में एडमिशन लिया है। वेंकटेश और बुशरा अभी 2023 के लिए मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। पलक और चंचल, पलक ने भी बीएचयू में एडमिशन लिया है। चंचल ने हरियाणा की टॉप यूनिवर्सिटी एमडीयू वहां पे एडमिशन लिया है। बाकी और दूसरे रिजल्ट्स का भी कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, और आई थिंक यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका और काफी दूसरी जगह पे भी एडमिशन हुआ है। और साक्षी ने भी बीएचयू में एडमिशन लिया है। साक्षी, यस, पलक, साक्षी ने बीएचयू में लिया है ना? यस ओके। मैम। सो अभी आ रहे हैं कुछ बच्चे और। एरिजा भी अभी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सीनियर जूनियर सब मिक्स हैं। तो ये जो मीटिंग है, ये जो गाइडेंस है टॉपर्स के साथ, और रेगुलर हम यहाँ पे शेड्यूल करते रहेंगे कि आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो शुरुआत करूंगी मैं पलक से कि पलक, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और आपका कहाँ कहाँ हो गया था एडमिशन, आपने बीएचयू को क्यों प्रेफर किया, आपकी बीएससी कहाँ से है, ये सब बातें आप यहाँ पे बताइए ऑडियंस को। Yes, ma'am. Thank you for inviting me, ma'am. Myself Palak from Fatehpur district, UP. मैंने अपना बीएससी बीएचयू से ही कंप्लीट किया है फ्रॉम बॉटनी ऑनर्स। और मेरी कोई ज़्यादा ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया है। नॉर्मल तरीके से जिस तरह से हार्ड वर्क करते हैं, जिस तरीके से कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, उसी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की हैं। बाकी एग्ज़ाम्स डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के दिए हैं, जैसे कि बीएचयू दिया है सीयूईटी के थ्रू, और लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी दिया था, तो उसमें मेरी रैंक 7th थी। एंड एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी मैंने एंट्रेंस दिया था, तो उसमें रैंक 1 था मेरा। और बाकी डीयू मैंने दिया नहीं। और सीयूईटी में बीएचयू प्रेफर किया लेना। और पूजा मैम के साथ तो मैं काफ़ी दिनों से हूँ, मतलब लास्ट ईयर से, मतलब कंटिन्यूअस मैं इनके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी। एंड न्यू थिंग इज़ दैट कि मतलब शी इज़ वेरी काइंड एंड शी इज़ वेरी फ्रैंक विद अस, कि बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एज अ नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर आपको समझाएंगे, एज अ वेरी लिटिल चाइल्ड। इट मीन्स कि आपको कैसे गाइड करना है वो बहुत अच्छे से जानती हैं। तो आप कोई भी डाउट ऐसे जैसे मुझे आता था तो मैं मैम से शेयर करती थी, और बाकी भी बहुत सारे एडमिन्स थे उनसे भी शेयर करती थी। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लास्ट ईयर से, लास्ट अक्टूबर से लेकर अभी तक के एग्ज़ाम तक का जो पूरा कंटिन्यूअस था, वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी था और थोड़ा टेंशनाइज भी था, और काफ़ी सारी चीज़ें थी साथ में। तो धीरे धीरे चीज़ें मैनेज होती गई और धीरे धीरे चीज़ें मतलब सही होती गई, और फिर एट अ मोमेंट लास्ट में फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर किए थे। मतलब मेरी बीएससी के नोट्स हो गए, मेरी एलएन की मॉड्यूल्स हैं, मैम के साथ शेयर किया, मैम के साथ इनका रिवीजन बैच ज्वाइन किया था मैंने, तो काफ़ी सारी क्विक रिवीजन के पर्पस से वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। एंड बाकी तो सब पता ही है। हाँ जी। मैं यहाँ पे ये ऐड करवाना चाहूंगी, जैसे अभी जैसे आपने बोला कि आपने एलन से भी कोचिंग ली है, आपकी बीएससी भी बीएचयू से है, तो काफी बच्चे ये डरते हैं कि मैम हमने कभी नीट की कोचिंग नहीं ली है, मैम हम अच्छी यूनिवर्सिटी से, हमारी बीएससी नहीं है। तो आपका तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो तो दोनों चीजों का था। तो अभी जैसे वंदना है, वंदना ने कोचिंग नहीं ली थी, ना कोई एलन से ली थी, ना अभी कोई अच्छी कॉलेज से जिसको हम बोले बीएससी की। प्लस में इनका 3 साल ड्रॉप भी था, कुछ इन्होंने बीएड और ये जो बाकी गवर्नमेंट एग्जाम है वो भी किए, बट फिर भी इनका बीएचयू में सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, काफी स्टूडेंट्स के मन में अभी सुन के हो रहा होगा कि मैम ये तो ऑलरेडी
पीछे से इनका अच्छा बेस बनता आ रहा था। तो दोनों बातें होती हैं। बच्चे काफी ऐसे हैं जिनका एलन, आकाश इन सबसे कोचिंग होता है, बट फिर भी उनके बेस क्लियर नहीं होते। बच्चे काफी ऐसे हैं जिनका बीएससी बीएचयू से है, बट वो एमएससी या बीएचयू से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को एक ऐसा क्वेटा भी मिलता है ना, कि जिससे आपको बीएससी का बीएचयू का स्टूडेंट होने पे एमएससी में बीएचयू में एडमिशन मिल जाए। तो आप उसको ओके। फिर क्यों प्रेफर नहीं कर रहे थे? आप फिर आपको क्यों ऐसे हुआ कि मुझे भी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जब आपके पास थी एक सीट आपके बीएससी के बेसिस पे? मैम एक्चुअली बीएचयू में जो कोटा होता है वो मतलब एक उसमें भी प्रॉपर रैंक लानी पड़ती है, मतलब हमारे स्टूडेंट के बीच में भी बहुत कंपटीशन है वहाँ पर। आप तो उसमें भी रैंक तो 1 ही थे। तो उसमें मतलब काफी कंपटीशन होता है, मतलब ऑलमोस्ट 16 या 20 सीट्स हैं वहाँ के लिए। तो ऐसा हो जाता है, इन द हॉस्टल वगैरह भी अलॉटमेंट होता है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपका सिलेक्शन हो गया कोटा से तो आपको जरूरी नहीं है हॉस्टल मिल जाए। तो उसके लिए एक अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स आपके आने जरूरी है मतलब वहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो तो सीट कितनी है, एक बार हाँ सीट का बाकी और बताएंगे, और कितने बच्चों को हॉस्टल मिलता है उसका बताएंगे आप? मैम अप्रोक्स मतलब जितना मुझे पता है टोटल सीट्स अब 84 हैं, जिसमें कि 64 सीट्स मतलब अदर स्टूडेंट्स के लिए है, 16 या 20 सीट्स अभी शायद 25% रिजर्वेशन बढ़ा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्लियर नहीं पता है। बट हाँ 16 सीट जो होती है वो बीएचयू स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है, तो उसमें मतलब उसमें भी काफी कंपटीशन है। और उसमें मतलब एम्प्लॉय कोटा बाकी सारे बहुत सारे कोटा आते हैं उसमें, उसके अंदर भी। एंड बाकी हॉस्टल जो होता है वो मतलब बीएससी में तो काफी स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलॉट हो जाते हैं। हम्म। बाकी ऐसे हॉस्टल पीजी के लिए देखा जाए तो सारे बच्चे कंबाइंड रहते हैं, तो वो टॉप रैंकर्स जितने भी होते हैं, टॉप 20 में जितने भी बच्चे आते हैं वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, ऑलमोस्ट उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब 84 सीट में से सिर्फ 20 बच्चों को हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है? हाँ मैम, एक सब्जेक्ट से, वो भी 20 मैंने ज्यादा बोल दिया है, मे बी अच्छा। कम भी हो सकता है। हाँ। ओके ओके, चलो ग्रेट। तो अभी आंचल से बात करेंगे। आंचल, आप बताइए कि आपका बीएससी कहाँ से था, आपने एमएससी की प्रिपरेशन कब शुरू कर दी थी? बाकी वैसे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम हमें अभी इतना कुछ क्लियर कट नहीं पता चला है बातों से। धीरे धीरे बातें करेंगे तो पता चलेगा। कुछ हमारे जूनियर्स भी हमारे साथ ऐड हैं, तो ये भी अपनी बातों को यहाँ पे रखेंगे। तो आंचल से शुरू करते हैं हम। हेलो मैम। हेलो। तो मैम मेरा बीएससी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे यूनिवर्सिटी से नहीं है, मेरे ही सिटी के डीएवी से था मेरा बीएससी। ओके। बट था कि मतलब फिर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बॉटनी में इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे आने लगा। तो फिर मैंने बॉटनी को ही लेके चला आगे आगे आगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको देने लगी। तो फिर जब इंटरेस्ट आने लगा तो फिर सोचा कि हाँ अब हो रही है, धीरे धीरे प्रिपरेशन हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी तो इस वजह से मैं अपना बीएससी में कहीं का इंटरेस्ट दे नहीं पाई थी, मतलब बस मैं अपनी सिटी का दे सकती थी। मैं तब बाहर जाने के लिए नहीं प्रिपेयर थी। तो उसके बाद से क्या हुआ कि फिर मुझे, अब मैं प्रिपेयर थी तो अब मैं दी थी। तो फिर आपकी हेल्प, जब मैंने देखा आपका यूट्यूब तो वहीं से नहीं, पहले मैंने देखा था बट फिर मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि मैम का ले लेते हैं, पहले उसने किया था क्लास। हाँ जी, तो आप फिर दो दोस्त आपकी थे। हेल्प से आप दो दोस्त एक फिर साथ आए आपकी, थे। हाँ, दो दोस्त, हाँ। तो फिर उसके बाद आपकी हेल्प से, फिर उसके बाद भी उसके 1 मंथ बाद ही फिर मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में वो मेरे दादाजी का वो हो गया था। तो 1 महीने तो मैं एकदम बहुत ज़्यादा वो था, आपसे बताया भी था मैंने। लेकिन फिर उसके बाद से फिर से आपकी नोट्स वगैरह और फिर अपनी नोट्स वगैरह और क्या कहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थे, डाउट्स थे, सब आपसे क्लियर किया। उसके बाद आपने जो बोला था बुक्स वगैरह सब उस मैं चीज़ को आपसे यहाँ लेके। पे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा, मेरे पास काफी ऐसे बच्चों के भी मैसेज आते थे कि मैम हम आपसे हुँ। पढ़ना तो चाहते हैं, बट ऐसे लगता है कि ऑनलाइन में पैसे लगा दिए, कभी ये पढ़ाती ना हो, कभी फ्रॉड हो, कभी नहीं, आपको ऐसा नहीं नहीं, लगता? नहीं। मैम नहीं, क्योंकि आपका जो है वो बहुत मतलब मेरे लिए
बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था कि मैं वो कर सकूँ। बहुत प्राइस बहुत सही थी। मतलब बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ का बहुत सारे सर और मैम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं हम्म। आपके कंपैरिजन में। तो फिर यस। अब अगर उस प्राइस में अगर आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए तो हाँ, हाँ, वर्थ है भाई। तो अभी अगर शायद आई थिंक आंचल के पास थोड़ी ब्रेक हो गई, आंचल ने कहा कि प्राइस थोड़े कम थे दूसरों के हाँ, कंपेयर में, नेटवर्क। अ, और उस टाइम हाँ, ऐसे ऐसे लगता क्योंकि है मैंने कि दो अब कोई कहीं भी लेता है तो 2-3 जगह ऐसे देख के ही लेता है, तो सबको पता चलता है कि कहाँ अफोर्डेबल है, कहाँ करना चाहिए, तो तो उसके आपका बाद से। मेन रीजन यही था कि अफोर्डेबल लगा तभी आ गए। नहीं, अफोर्डेबल नहीं लगा। मेरे एक्चुअली मैंने पहले आपकी क्लास नहीं की थी, मेरी फ्रेंड ने की थी, तो उसने बोला कि मैम की करो, वो अच्छी है, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, तो उसने बोला, तो फिर मैंने तो आपका एक दिन का ही बचा हुआ था, वो डिस्काउंट था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने वो रात में ही अपने अंकल से उसको पे कराया था। अच्छा चलो कोई नहीं, ये तो बच्चों वाली बात सॉरी। हो गई। अभी ये बताइए आप कि आपने अपनी 11th 12th काफी अच्छे से किया हुआ था, या फिर आपने कभी कुछ कोचिंग नहीं की, डायरेक्ट बस बीएससी में ही आपने कब शुरू किया, और कैसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहने, आपको कॉन्फिडेंस आने लगा कि यस आई कैन डू इट? मेरा 10th बहुत खराब गया था, तो उसके बाद से मुझे 11th में थोड़ा, मेरा 11th भी आधा खराब गया था, उसके बाद से धीरे 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 करते करते फिर 12th अच्छा गया, कोचिंग वगैरह की, उसके बाद से हाँ, तो सही हुआ। आपके बेसिक्स अच्छे थे? बट मैंने कभी, हाँ, 12th से। ओके चलो ग्रेट। चलो वंदना पे आते हैं। वंदना, हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अभी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि आपकी 11th 12th कैसी गई थी, आपकी बैचलर कैसी गई थी, आपकी बीच में थोड़ी ड्रॉप जर्नी है, उसको एक लाइन में समराइज करते हुए, तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ रहा था या नहीं आ रहा था कि आप कर पाओगे बीएचयू से अपनी एमएससी, और मेरे साथ आप कब जुड़े, कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो ये सब बातें ऐड करते हुए। जी मैम। पहले तो हेलो मैम, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। और मैम, मेरी 11th 12th तो बहुत ही बेसिक, मतलब क्या बताऊँ मैं बस ऐसे ही नॉर्मल जैसे सब लोग पढ़ाई करते हैं वैसे मैंने भी किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो बायो में ही इंटरेस्ट नहीं था, मेरा मैथ काफी अच्छा था, बट मैंने ये घर अलग ही वालों के स्टोरी कहने पे है। यस मैम। बट मुझे मैथ लेना था, बट मेरे चाचा है ना, उन्होंने कहा कि नहीं तुम बायो से पढ़ो आगे, मतलब नीट वगैरह के चक्कर में। तो फिर मैं कही नहीं, मुझसे तो शायद ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में। तो फिर भी मैंने ले लिया। फिर मेरे अंदर एक ऐसा है, मतलब मेरे साथ ऐसा अक्सर हुआ है कि मैंने जिस चीज को छोड़ा और जिसे लिया, वो आगे जाके मेरा स्ट्रांग भी होता गया। तो मतलब मैंने उस पे काम किया, जो भी किया, लेकिन वो मुझे अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने उसे कंटिन्यू किया, फिर 12th में भी मतलब बायो से पढ़ा। फिर आगे बीएससी मैंने अपने, मतलब मैं गांव में रहती हूँ, जौनपुर के। तो वहाँ से हम लोग के घर से 10 किलोमीटर दूर एक कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन भी बहुत ही नॉर्मल था मैम। ग्रेजुएशन में मैंने थोड़ा कोचिंग किया था ऐसे ही अपने सिलेबस का, तो वो हो गया वहाँ। मतलब उन लोगों के बीच में थोड़ी ठीक थी, मुझे जहाँ तक लगता था, टीचर्स ऐसा बोलते थे। बट फिर भी मुझे, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद वही है, फिर हम लोग के यहाँ वही होता है कि गवर्नमेंट जॉब करो और स्पेशली टीचिंग लाइन में जाओ। तो घर वालों फिर घर वाले वही बोलने लगे कि बीएड कर लो, एमएससी अभी, एमएससी से कुछ नहीं होगा, क्या ही करना है डिग्री लेके। तो फिर मैंने बीएड कर लिया जैसा सब लोग ने कहा। फिर बीएड हो गया, तो फिर मैं एमएससी मेरे माइंड से निकला नहीं था, ये था कि करना है बट कब होगा नहीं करना है। मेरे पेरेंट्स ने बोला बीएससी के कि अ, नहीं एमएससी कर लो, क्योंकि बाद में नहीं पता, हम लोग के यहाँ ये भी तो होता है ना मैम कि
शादी वादी भी हो जाती है, तो इसके वजह भी प्रेशर अलग ही रहता है हम लोग के यहाँ। तो फिर उसको, बट ऐसा फैमिली में है नहीं। पर फिर भी मैंने बीएड किया। बीएड के बाद मैं ऐसे एमएससी, तो मैं आपकी ऐसे आवाज यूट्यूब पे कटने लगी देखते वरना। देखते हेलो। आपका आपकी मुझे। वॉइस कट रही है। आप अब बोलिए। हेलो हाँ जी, अब आवाज आ रही है, अब मैम, अब बोलिए। ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। हाँ मैं मैम। एक बार होल्ड। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि मैम कहाँ स्टोरी चल रही है, तो यहाँ से एक मोटिवेशनल स्टोरी भी यहाँ पे ऐड होगी, क्योंकि बीएससी के बाद काफी बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं कि बीएड करें, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें या एमएससी करें, क्या करना ज्यादा बेनिफिशियल है, और क्या अगर हम बीएड कर लेंगे तो उसके बाद हम एमएससी नहीं कर पाएंगे, बीएड करने के कोई लॉस या फायदे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, या सारे बच्चे जो बीएड करते हैं वो सक्सेसफुल ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वरना सक्सेसफुल नहीं हुई, इनका एचटेट सीटेट ये सब भी क्लियर है, बट एक बीएससी के बाद इतना बड़ा गैप आपकी एमएससी में आ जाता है, तो वो चीज सफरिंग यस लगने मैम। लग जाती है कि अब तो मेरा बेसिक भी सारा गायब हो गया है, तो क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो वो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, अपनी कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, तभी जाके आप कुछ कर पाते हो। तो अभी मैं वंदना को आगे कंटिन्यू करने को कहती हूँ। हाँ यस मैम, यही बात थी मैम कि फिर वही मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ से पढूं। जैसे एक इंग्लिश हिंदी का भी हम लोग में डिफरेंस हो जाता है, बीएड में पूरा आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, वो सब पढ़ना पड़ता है। तो फिर मैं खुद ही, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। बट आपके कांटेक्ट में आई, आपको मैंने पहले मैसेज किया था फिर आपसे बात भी की थी। फिर 1-2 महीने बाद फिर से जब मुझे लगा कि नहीं, मैम का कोर्स लेना चाहिए, फिर वन्ना फिर से मैम मेरी बात हुई थी। वन्ना का मेरे पास आया था यूट्यूब पे मैसेज, एक वीडियो के कमेंट के नीचे, कि मुझे प्लीज आपसे बात करनी है, मुझे कांटेक्ट नंबर दे दो या कैसे भी आपसे कांटेक्ट करवा दो। तो मैंने कांटेक्ट नंबर देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अब सबको नंबर नहीं दिया जाता, तो मैंने इनको बोला इंस्टाग्राम आईडी है मेरी स्टडी विद पूजा मित्तल, आप मुझे वहां मैसेज करिए और इंस्टाग्राम वाली कॉल करिए। तब इनसे मेरी बात हुई, देन मैंने इनको नंबर शेयर किया कि होता है ना कि स्टोरी सुन के हो जाता है कि चलो कोई नहीं। इन्होंने कहा मैम अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, जैसा भी है कुछ अपनी कंडीशन है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप जब आपको ठीक लगे तब आप देख लीजिएगा। तो इन्होंने 1 महीने सोचा, थोड़ी बहुत जब भी दिक्कत आई सेल्फ स्टडी में इन्होंने बातें की, फिर इन्होंने फाइनली कोर्स लेने का डिसाइड किया इंस्टॉलमेंट में शुरू में, फिर बाद में इन्होंने सोचा कि नहीं हम पूरा कर लेते हैं। तो तब ये फिर रेगुलर थे, बट क्लास में मैं मतलब काफी बार लगता था कि जो मतलब बड़े हैं, एक उम्र ऐसी आ जाती है कि भी पेरेंट्स बोलते हैं ना कि थप्पड़ मारने वाली उम्र में, मतलब साथ वाली उम्र में थप्पड़ मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरे को ऐसा लगता था कि अब इनको मैं क्या ही डांटूं। बट काफी बार होता था कि मैं पढ़ा रही हूँ, इनका ध्यान कहीं और ही होता था, और मैं क्वेश्चन पूछ लिया और वो आंसर नहीं दे रहे, तो मैं डांट भी देती थी, फिर मैं बोल भी देती थी कि सॉरी, बुरा नहीं मानना है बट आप गलत कर रहे हो इसलिए मैं बोल रही हूँ। जो बच्चा टीचर की बातों को बुरा मानेगा वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इनका लगता था कि हाँ मूड ऑफ हो गया, बट नहीं, ठीक है पढ़ना है मैम, मैम मैंने ऐसा नहीं किया, मैम मैम मैंने वैसा नहीं किया, मैं कोई बात नहीं, ये टाइम भी याद आएगा। बट मतलब मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई, ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों की खुशी नहीं हुई, काफी सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, बट जब मैंने सुना, वंदना का फोन आया मेरे पास 4 दिन पहले, फोन पे रो रही थी ये कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये है वो है, तब मुझे था कि और कुछ ना हो, वंदना से जरूर इंट्रोड्यूस करवाना है। तो बाकी की बातें ये आप लोगों को बताएंगे कि इन्होंने फिर कैसे वो 2-3 साल वाला गैप को एक पुश दिया। अभी आप लोग तो फिलहाल पढ़ रहे हो, जैसे कि अभी हमारे पास इस साल के जूनियर हैं आहना, बेंकेश, अर्जिया, आप तो फिलहाल बीएससी में हो, आप ना 11-12 से भी टच है, बीएससी से भी टच है, तो आप तो कर ही सकते हो। जो बच्चा 3 साल के गैप के बाद भी वो चीज कर रहा है, ये एक लाइव एग्जाम्पल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि मैम जो डीयू से बीएचयू से पढ़ा है, या जो अच्छी जगह से पढ़ा है, या जिन्होंने एलन आकाश से कोचिंग ली है, उनके बेस भी क्लियर है, उनकी सब चीजें अच्छी हैं, तो उनका तो हो ही जाना चाहिए। बट इनका सारा बैकग्राउंड ऐसा था, ना कोई अच्छी कोचिंग, ना कोई बहुत अच्छा कॉलेज, ऊपर में प्लस में 3 साल का गैप, 2 या 3 साल, अगर 2 साल का होगा तो फिर भी इन्होंने किया। मतलब आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो अब आगे वरना आप बताइए कि आपने कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की।
मैम वही मतलब जब आपके कांटेक्ट में आई तो फिर जैसा मुझे ये रहता था कि मुझे डेली क्लास करना है, वो मैम एक दिन जो मिस्टेक हो गई थी वो गलती से हो गई थी मुझसे। मुझे उस टाइम सच में बहुत अजीब लग रहा, मुझे खुद पे बेकार लगने लगा कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैम ऐसा लगा कि मतलब अच्छी बन के क्या हुआ कि एक दिन में सारा कुछ खत्म हो गया। बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। फिर और सबसे बड़ी बात मैम की ये है कि मैम का प्राइस बहुत मतलब उनके कोर्स का प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, और उसमें भी मैम ने मुझे पर्सनली मतलब बहुत डिस्काउंट, मतलब क्या मैं बोलूँ समझ नहीं आ रहा। मतलब मैम ने मेरी बहुत हेल्प की फाइनेंशियली भी। और मैम यही, और मैम आप जो बोलती थी मैं वो करती थी, भले मतलब ऐसे ऑनलाइन में पता नहीं चलता है, लेकिन आप जो बोलती थी मैं उतना करती थी। मैंने टेस्ट किए मैम, और भले उसमें मेरा नंबर बहुत अच्छा तो नहीं आया, मीडियम में रहती थी मैं, ना सबसे नीचे ना सबसे ऊपर, लेकिन मीडियम में रहती थी। टेस्ट सारे दिए मैंने, और उस सब से, और आपके ही नोट्स मैंने पढ़े, कुछ अदर नहीं पढ़ा। जबकि मेरे पास पाथ फाइंडर की बुक है, मैंने पापा से मंगाई थी बहुत पहले की, बट पढ़ा नहीं था। अच्छा, सब यहाँ सर से के एक ऊपर से पॉइंट जा रहा था, कुछ समझ नहीं आया। मुझे याद आ रहा है कि काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम पाथ फाइंडर पढ़नी चाहिए या नहीं। मेरे पास भी है पाथ फाइंडर, मैंने खुद ने आज तक नहीं पढ़ी है, सच में नहीं पढ़ी है मैंने। मैंने कहाँ? वही पढ़ी। तो मैम क्या? कुछ नहीं समझ हाँ, में क्या आता। पाथ फाइंडर बट अभी आज भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे, इज पाथ फाइंडर इज इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग एमएससी? मैं नो। पाथ फाइंडर बस एक मिथ बन चुका है कि मैम कोई भी टॉपर टॉक होती है। पलक आपने पाथ फाइंडर, आंचल आपने पाथ फाइंडर यूज की है? वो मैम मैंने नहीं पढ़ी। मेरे हाँ पास मैम है बट मैंने मैंने पढ़ी है। अच्छा, आपने बस पढ़ी है। मैंने नोट्स पढ़ी। मैंने पढ़ी थी मैम, सेल बायोलॉजी पढ़ी, काफी माइक्रोबायोलॉजी, सारा चीज उसी से पढ़ा है। अच्छा, तो आपको फिर किस लेकिन लेवल पे क्योंकि वो मैम हेल्प मेरे मिली? पास बुक नहीं थी, बुक नहीं थी मैम मेरे पास। हाँ, क्योंकि रीजन ये था हाँ, केवल। पाथ फाइंडर काफी बच्चों को लगता है कि कोई पब्लिशर का नाम है। पाथ फाइंडर अपने आप में कोचिंग है। तो हम यहाँ कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जो भी बच्चा बाद में इस वीडियो को देखे, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसे होता है ना कि जैसे एलन आकाश, ये भी कोचिंग है, इनके मॉड्यूल जो हो गए फेमस, ऐसे ही पाथ फाइंडर है, सीएसआर नेट की कोचिंग देती है। तो उनके जो मॉड्यूल हैं, जैसे होता है ना कि आपको एक बहुत मोटी बुक फॉलो करनी पड़ती है, तो पाथ फाइंडर की 2-3 बुक्स में आपको जितनी भी यूनिट्स होती है उनकी समराइज्ड फॉर्म में की सारी इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं। स्पेशली जो डीयू, जेएनयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बीएचयू इनको जो टारगेट करता है, वो बच्चे इनको अगर जिनके बेस क्लियर हों वो खुद से इनको पढ़े और क्वेश्चन लगाए, तब जाके वो चीजें हेल्पफुल रहती हैं। बट कोई सीधा जाके जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है सीधा उन बुक्स को उठाएगा तो उनको नहीं समझ में आएंगी। और जो ऑलरेडी अच्छी जगह से बीएससी कर चुका है या अच्छी जगह से पढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे पलक ने कंटिन्यूस 1 साल का कोर्स नहीं किया था, इन्होंने बीच बीच में फ्री क्लासेस, लास्ट में रिवीजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज ये सब की थी। तो इनका था कि मुझे बेस मेरा अच्छा है, मुझे सेल्फ स्टडी के लिए डिटेल चाहिए, तो उस डिटेल के लिए इन्होंने पाथफाइंडर यूज किया। तो पलक एक बार आप यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड करना कि काफी बच्चे पाथफाइंडर को पढ़ना मैनेज नहीं कर पाते, तो आपने कैसे मैनेज किया? मैम सॉरी, मेरी आवाज कट हो गई थी। कोई नहीं, अभी मैं पूछ रही हूँ आपने पाथफाइंडर पढ़ना कैसे मैनेज किया, क्योंकि वो भी सबको समझ नहीं आता है। मैम मतलब जैसे कुछ टॉपिक्स थे जिनकी जिनकी मेरे पास बुक्स नहीं थी, स्पेशली जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी की नहीं थी, बायोमोलिक्यूल्स की नहीं थी, तो ये सारे टॉपिक मतलब सारे चैप्टर जो है काफी बड़े बड़े हैं। आई थिंक पलक के नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है, इट्स ओके। वंदना, आप जहाँ पे थे आप कंटिन्यू करिए कि आपने, आप और सारी बातों को एक साइड में कर दीजिए, आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की, बेसिक्स कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किए। तो वंदना, पलक आपका नेटवर्क ठीक है अभी? हाँ मैम, पता नहीं रीजॉइन के लिए बोल दिया था। हाँ, अभी या तो चलो पलक आप ही कंटिन्यू कर लो, आपने पाथफाइंडर कैसे मैनेज किया। मैम पाथ फाइंडर पढ़ने के लिए तो सच में टाइम बस बहुत मतलब लगता है उसमें, हम्म। नो डाउट काफी लेंदी बुक है। और मतलब उसमें सेलेक्टिव चीजें, अगर आप मतलब टॉपिक पता है किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो उस सेलेक्टिव चीजों को क्योंकि आप पढ़ने बैठोगे तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट दिखती है उसकी,
तो मतलब जैसे कोई टॉपिक है कि उस टॉपिक से हाँ मतलब लगता है अंदर से कि क्वेश्चन आ सकता है उससे, तो एक दो तीन लाइन उसकी हाईलाइट कर देती थी, फिर रिवीजन के लिए उसी को मतलब बेस बना के फिर मैं पूरा नहीं पढ़ती थी, वही जो हाईलाइट हाईलाइट की हुई लाइंस होती थी फिर मैं उसी को मतलब पढ़ती थी। बाकी जैसे एक दिन में मैं 2 पेज ऐसे करके पढ़ती थी मैम, तब जाके कहीं 15 दिन में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होता था। हाँ, वही है ना, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन होनी चाहिए कि करना है तो करना है। और आपके हाँ मैम, तो बस बेसिक्स के लिए आपने एलेना काश ये सब जो मॉड्यूल होते हैं वहां से अपने बेसिक्स क्लियर किए हुए थे। हाँ मैम, बेसिक्स के लिए तो एलन मॉड्यूल मैंने प्रेफर किया। तो ये अभी एक और चीज इसमें कि जैसे इस साल सीयूईटी में जैसे बीएचयू ऐड हो गया तो बच्चे कहते हैं कि मैम इस चीज से कोई फर्क पड़ता है? तो क्या आपको पास्ट ईयर के पेपर से, जितने भी 20 साल के हमारे पास है और अभी इस साल का पेपर में कुछ ज्यादा चेंजेस लगे, या फिर ऐसे लगा कि क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही टफ पूछ लिए, या पैटर्न चेंज था, बस क्या चीजें वेरिएशन थी उसमें? मैम इस बार के मतलब जो सीयूटी तो पहली बार हुआ है इस बार, तो मतलब पैटर्न चेंज नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ ये था कि मतलब जैसे पिछली बार ये लोग क्या क्या किए थे मतलब एनटीए वाले कि ये लोग मतलब एक जैसे इकोलॉजी को पूरा इकोलॉजी इकोलॉजी से क्वेश्चंस डाल दिए थे ये लोग। एलबी से एक भी क्वेश्चन ही नहीं था उसमें, मात्र मुझे लगता है एक या दो हम्म। था केवल वहां पर। लेकिन इस बार सीयूटी के एग्जाम में हर टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए थे, मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं था कि उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। आपको मतलब सारे टॉपिक्स को थोरोली एक बार तो जरूर देखना होगा, तब जाके आप थोड़ा रिलेट करके क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा डेप्थ में भी थे क्वेश्चंस, और कुछ जो जनरल जनरल थे वो तो सभी कर लेंगे, उसमें तो कोई कंपटीशन नहीं है। तो बाकी वो क्वेश्चंस थे कि मतलब आप थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो, ऐसा रटा रटाया कुछ नहीं आया था। हम्म। तो तो अभी जो वही बच्चे है कि मतलब पूछते हैं कि कोई यूनिट बता दो मैम इसकी ज्यादा वेटेज है, तो ऐसा तो कोई सीन है ही नहीं, सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ मैम, इस बार तो पूरा पेपर देखकर लग रहा था कि मतलब हर एक टॉपिक से अच्छे से क्वेश्चंस उन्होंने बनाए हैं मतलब। तो आपने जो लाइफ साइंस का भी पेपर दिया था, आई थिंक लाइफ साइंस के पेपर के लिए क्या कहना चाहोगे, वो कैसा था? मैम लाइफ साइंस का पेपर भी ठीक ठाक था, उतना मेरा मतलब वो कंसर्न नहीं था लाइफ साइंस का। मेरा तो मेन बॉटनी था, बट पेपर काफी अच्छा आया था क्योंकि मैंने पाथ फाइंडर पढ़ा था और जीआरबी भी पढ़ी थी, तो काफी सारे क्वेश्चंस मुझे मतलब लाइन टू लाइन वहां पर मिले थे, पाथ फाइंडर से ज्यादा थे उसमें। तो और बाकी मैम उसमें काफी डेप्थ में चीजें थी, जैसे पाथ फाइंडर में हर एक चीज डेप्थ में दी हुई है, तो हम्म। वैसे ही उसमें मतलब लाइफ साइंस के पेपर में डेप्थ में भी था, और कुछ मैचिंग वगैरह तो सब कर लिए होंगे, वो तो इजी था। एंड बस वही मैम, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बट हाँ हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। कंसिस्टेंसी सब में जरूरी है। प्लस जैसे कि आप मैं हमेशा देखती थी कि आप पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर लगाते हो, क्विज वगैरह में एक्टिव रहते हो, तो पीवाईक्यू का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। प्लस में जैसे आपका शुरू से था कि बीएचयू गोल है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीएचयू गोल है तो सिर्फ बीएचयू के पेपर लगाते हैं, डीयू के, एलयू, एयू, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लगाते नहीं है। तो क्या आपने भी सिर्फ बीएचयू के लगाए या बाकी सबके लगाए, और अगर बाकी सबके लगाए तो उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा? मैम मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने भी एचयू के भी सारे पेपर्स नहीं लगाए हैं। हम्म। मतलब मुझे क्योंकि लग रहा था कि पहली बार सीयूटी हो रहा है तो बिल्कुल ऐसा पैटर्न नहीं आएगा जैसा पैटर्न पहले आ रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 पेपर्स मेरे पास जो जेरोक्स था उससे मैंने किया था। उसके बाद मैं मतलब मेरा उस टाइम डीयू डीयू बहुत चल रहा था, मेरा डीयू में जाना है ऐसे करके, तो डीयू के पेपर तो एक पेपर सॉल्व करने बैठती थी मैं तो एक हफ्ते में पूरा सॉल्व करती थी उस पेपर को। हम्म। तो और क्योंकि उसका एग्जाम थोड़ा मतलब काफी टफ आता है काफी। डीयू का एग्जाम, और बहुत सारी चीजें हमारे सिलेबस में भी नहीं है, वो चीजें भी हमें मतलब न्यू न्यू पढ़नी पड़ती थी खुद से, नेट से या गूगल करके ऐसे करके, आपसे पूछती थी, भैया लोगों से पूछती थी, नहीं समझ में आता था तो फिर और फ्रस्ट्रेशन ऊपर से होती थी कि पता नहीं क्या क्या दे रखा है इसमें। तो मैम मैं तो यही बोलूंगी कि मतलब आप कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसको थॉरोली पढ़िए, और मतलब कोई भी पॉइंट मत छोड़िए, क्योंकि मैं जिस पॉइंट को छोड़ती हूँ उस पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है। और ये जिस तो पॉइंट को हमेशा ही होता पढ़ती है। हूँ और जिस जिस पॉइंट को पढ़ती हूँ उससे क्वेश्चन कभी नहीं आता, उस लाइन को मैंने छोड़ दिया तो उस लाइन से क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए सब पढ़ो ताकि रिग्रेट ना हो कि ये लाइन मैंने क्यों छोड़ी।
क्यों छोड़ी मैंने। और मैम पीवाईक्यूज का रोल रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब तक पूरे टॉपिक्स को थोरोली नहीं पढ़ लोगे तब तक फिर आप डायरेक्ट पीवाईक्यू करोगे तो उसमें भी तो डिप्रेशन में जाओगे ना, अगर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो फिर आपको अंदर से खुद ही हर्ट होगा। तो उतना मैंने पीवाईक्यू किया नहीं था, मेरा मेन फोकस क्विज रहता था, आपका टेस्ट मैं करती थी रेगुलरली। और बाकी पढ़ाई मेरा मतलब रूटीन था कि पढ़ना है तो बस पढ़ना है, क्वेश्चंस उतने मैटर नहीं किए। हम्म। एक जैसे यहीं पे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक करके कोई टेस्ट सीरीज की या टेस्ट सॉल्व किए या पेपर सॉल्व किए, तो उसमें आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि गलत चीजों को छोड़ देते हैं। तो आपने उस गलत चीजों पे भी काम तो किया ही होगा, और वो काम करना कितना जरूरी है उसको बताइए जरा। मैम ये सबसे मेन हो जाता है, मेन हम्म। पॉइंट तो है मतलब कि जैसे कोई भी जैसे क्विज चल चल रही है तो उसमें काफी सारे बच्चे क्विज करके रिजल्ट आया तो चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। मेरा क्या सीन था कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी बाद में, फिर मैं मतलब ग्रुप में पूछती थी या फिर मैं पहले खुद सर्च करती थी, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि मतलब एक लाइन का आंसर है गूगल में दे रखा हो, मैं फालतू में किसी को परेशान करूं। तो मैं उस क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ती थी, गलत हुआ है तो फिर मैं गूगल करती थी, कई सारी वेबसाइट से उसको चेक करती थी। फिर अगर वो सॉल्व हो जाता था तो फिर मैं नहीं पूछती थी, और अगर मतलब नहीं आ रहा है सीरियसली में, मतलब लग रहा है कि यार इसमें कुछ नया पॉइंट है तो ये पूछना जरूरी है, तो ऐसे मैंने अश्विन भैया से बहुत सारे डाउट पूछे हैं, वो भी मेरे डाउट्स में पागल हो गए हैं सुन सुन के। और मैम मेरे पास मेरी एक छोटी सी डायरी भी है। अच्छा। जिस मतलब मेरी पूरी डायरी भर चुकी है अंदर से लेके बाहर तक पीछे तक पूरा ऐसे करके। हाँ, और यही चीज ये चाहिए। फट भी गई है मैम, कोई बात नहीं, कोई फट बात गई है नहीं। अभी, ये काम आएगी। हाँ, क्योंकि ये इसीलिए फटी है, मेहनत की है। अब नई की नई कॉपी हाँ सजा मैम, के थोड़ी ऐसे निकलेगी। करके ऐसे करके पूरा मेरा पूरी कॉपी ऐसे डायरी भर चुकी है ये पूरे क्वेश्चंस वही है जो क्विज में और आपके टेस्ट में जो गलत होते थे वो पूरे सारे टॉपिक वाइज नोट हैं इसमें। और ये हेल्पफुल तो तो बिल्कुल रहा होगा आपको एग्जाम में। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मैं जैसे रिवीजन होता था क्विज का तो मैं जैसे टॉपिक होता था तो मैंने एक बार क्वेश्चन देख लेती थी फिर मैं करती थी क्विज को, हम्म। तो इससे थोड़ा हेल्प मिल जाती थी। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ बच्चे होते हैं जो इस चीज पे वर्क करते हैं और वो दिख भी जाता है। और आई थिंक मैंने इन बच्चों को 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे जिसका रैंक 1 आ रहा है या जिसकी किस टाइप के डाउट आ रहे हैं, उनकी बातों से ही पता चल रहा है कि देखना तुम लोग ही टॉप 10 में मिलोगे। तो उनको विश्वास नहीं होता था, ये बात मैंने स्टेटमेंट भी पहले दे दी थी, क्योंकि वो चीज दिखती थी। कोर्स में तो 150+ स्टूडेंट थे, बाकी सबको भी ये बात नहीं बोली। उनको मैं ये बोलती थी कि अभी जो तुम्हारा आराम है ये आराम बन के रह जाएगा। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते थे कि मैम आपका मतलब हम खुद से पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें है कि कोई पढ़ाए, बट आपका कोर्स हमें लग रहा है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि कोई प्रेशर नहीं है, पहले ही मैंने काफी रीजनेबल प्राइस रखे हुए हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो करिए। क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे 5 या 10 हजार इन्वेस्ट कर दोगे, बाद में आपका BHU DU में हो गया, तो BHU की फीस कितनी है पलक? आई थिंक 3000 समथिंग है 1 साल की, या 2 साल की। यस मैम, नो मैम 1 साल की है, और नहीं फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 2392 समथिंग है ऐसे देखो कुछ। फिर यही अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो 50 हजार 1 साल की आपको, या फिर 2 साल की ऐसे में करके मिलती है। तो वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे क्या चीज इन्वेस्ट करते हो। और सिर्फ कोर्स जरूरी नहीं है, ये पूरे कंप्लीट मेरे कोर्स में नहीं थी, बट इसके पीछे इसका खुद का सेल्फ डेडिकेशन था, कंसिस्टेंसी थी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको था कि हम सेल्फ नहीं कर पा रहे, हमें है कि कोई हमारे पीछे डंडा लेके खड़ा रहे, पूछे कि टेस्ट दे दिया हमने, नोट्स दे दिए हमने, क्लास ले ली आपने, की या नहीं की। तो जो करते थे, जो रिप्लाई देते थे, वो अच्छा भी कर रहे हैं, जो नहीं करते थे वो नहीं भी कर पाए, पर वो भी अच्छा कर लेंगे अगर कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ाई की थी। तो जो मैटर करता है वो कंसिस्टेंसी ही करती है। आई थिंक पूरे आज के हमारे सेशन में हम ज्यादा बातें पढ़ाई के रिगार्डिंग नहीं कर पाए, बट XYZ की आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, इस टाइप की हमने बातें की हैं। तो मैं पहले कुछ स्टूडेंट्स, वेंकेश आपको इनवाइट मैम करना चाहूंगी कि वेंकेश आप कुछ पूछो इनसे, ताकि पता चले बच्चे क्या पूछना चाहते हैं हम। यस मैम, उसी के लिए इतना देर से इंतजार कर रहे थे। मैम बोले जैसे क्या बोलते हैं, जो जनरल एप्टीट्यूड है वो कैसे पढ़ी थी दीदी सब?
जनरल एप्टीट्यूड। हाँ, वो मैं बोला बॉटनी का तो ठीक है, वो पढ़ लेंगे, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड में जैसे होता है ना कि मैथ मेरा दुश्मन है। अच्छा, मैथ कोई नहीं कभी नहीं उसमें। पढ़ हाँ, पाएंगे। उसमें क्या है कि अध्याय पलक आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए होंगे जनरल एप्टीट्यूड के? पहले क्वेश्चन नंबर बताना। मैम मेरे शायद 15 लगभग सही थे मैम। हाँ, तो 15। और वो जनरल एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था, मैंने सुना है। हाँ मैम, इसमें बॉटनी पार्ट बी टफ था, लाइफ साइंसेज में टफ था पार्ट ए, हम्म। और इसमें बॉटनी में पार्ट ए इजी था और पार्ट बी थोड़ा टफ था। हाँ, तो पार्ट ए के लिए जैसे सबसे ज्यादा जो चीज मैंने फेस की है लास्ट 4-5 मंथ में, जिन बच्चों का पार्ट बी स्ट्रांग नहीं है उन बच्चों को ज्यादा टेंशन थी पार्ट ए की। ये आप लोग भी पार्ट ग्रुप ए में की। देख वो आप ग्रुप में भी देखते थे। मैम जनरल एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़े? तो जैसे ही वेंकटेश ने जनरल एप्टीट्यूड बोला तो चलो ठीक है, आपने बोल दिया प्लस में कि मेरा बॉटनी तो हो जाएगा, मुझे उसकी चिंता है, तो वो भी हो जाएगा। उसमें बस एक सजेशन मेरी साइड से ये, जैसे मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस बनाई थी कि आपको अपने बेसिक्स कहाँ कहाँ से स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है। वो एक तो वो चीज है। इस साल एक तो जितने भी सीयूईटी के पेपर हुए, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड इज कॉमन फॉर एवरी सब्जेक्ट, तो चाहे लाइफ साइंस का हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सबके पेपर में जो भी क्वेश्चंस है उन सबको हम उठा के प्रैक्टिस करेंगे। तो पैटर्न सेम रहता है, बस आपको आनी चाहिए बेसिक मैथ, बेसिक थोड़ी रीजनिंग की। यहाँ पे कोई टर्म जैसे अल्फाबेट में ए जो वर्ड है वो पहले नंबर पे है, जेड लास्ट में है, तो उसका नंबरिंग पता होना चाहिए। काफी बार कोड वर्ड में चीजें दी होती हैं, ब्लड रिलेशन में चीजें दी होती हैं। तो ये बस एक बेसिक माइंड की प्रैक्टिस है। कुछ कुछ चीजें लर्निंग वाली भी होती हैं, पर अगर आपका पार्ट भी आप ज्यादा स्ट्रोंग कर रहे हो, फ्री टाइम में कभी कभी कुछ क्विज कर ली, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू कर लिए। पीवाईक्यू में मैंने बच्चों को सजेशन दिए थे, गेट के पीवाईक्यू कर लो, गेट एक्सेल, गेट बीटी। लाइफ साइंस का जो सीएसआर नेट का होता है उसके भी पीवाईक्यू कर लो फॉर पार्ट ए। तो आपका फ्यूचर की भी प्रिपरेशन हो जाती है और एमएससी एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन हो जाती है। तो पलक आपने किए थे गेट और सीएसआर वाले पार्ट ए? मैम गेट के तो नहीं किए थे, बट आपने जो टीचर्स हायर किए थे ना, मैथ्स की कोई मैम थी, हाँ जी। वो डीयू डीयू से ही शायद पीएचडी कर रही हैं ये मैथ्स से ही। तो मैंने उनके सारे वीडियोस देखे थे मैथ्स के, रीजनिंग के हम्म। जितने भी थे वो सारे मैंने देखे थे। और बाकी मैं उत्कर्ष से देखती थी वीडियोस, मतलब कैलेंडर के, क्लॉक के, हम्म। ब्लड रिलेशन, ये सब मैं मतलब काफी मतलब 3 महीने पहले मैंने देखा था, तो उससे नोट्स बनाए थे, ट्रिक ट्रिक वगैरह बनाई थी, मतलब लिखी थी उस कॉपी में कि एक बार देख लूंगी मैं जाते जाते। मैम देखा, ज्यादा नहीं देखा, बट हाँ देखा था, थोड़ा देखा था। हाँ, तो उसमें यही है कि आपको ये जो और बताया ना, ऐसे तो कैलेंडर के क्वेश्चन, ब्लड के क्वेश्चन, रिलेशन, ये चीजें आनी चाहिए। तो ये मैं जब आपका एग्जाम आएगा ना, लास्ट में एग्जाम के 4-5 महीने पहले यूट्यूब पे शुरू कर दूंगी। इन बच्चों का भी जब एग्जाम आने वाला था 1 महीने पहले मैंने शुरू कर दी थी सीरीज, तो ऐसे ही शुरू हो जाएगा। और मैं बाकी दीदी से पूछना चाहूँगा कि जैसे जो क्या बोलते हैं रूटीन जो फॉलो करते थे वो कैसे कंसिस्टेंट में रहते थे? जैसे मेरा फॉलो नहीं कर पाया आज तक। रूटीन तो बनता है लेकिन फॉलो नहीं होता। रूटीन कैसे फॉलो करें? करेंगे। हाँ, जैसे मतलब सुबह उठते हैं ना तो सोचते हैं कि नहीं आज ये चैप्टर करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, तो वॉइस ब्रेक हो रही है ये वेंकटेश कभी भी काफी। बाकी हम समझ गए हैं, आपका मेन कंसर्न ये है कि आप टारगेट कर लेते हो कि मुझे ये यूनिट करनी है, फिर सोचते हो कि इसको पढ़ना है, एक दिन तो पढ़ लेते हो, फिर अगले दिन रूटीन नहीं बनता। तो इसी को तो बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कौन मेंटेन कर पाता है, कौन नहीं कर पाता। तो पहले आंचल बताएं, फिर मैं इसके बाद तो में कुछ ऐड चलिए, करूंगी। जैसे दीदी सब कर कैसे लेते कर कैसे लेती थी? क्योंकि दिमाग में बैठाना पड़ता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए। तो बताइए दीदी कैसे करते थे? और आंचल बता रही है कि मैं बताऊं? आप ही बता दीजिए। सॉरी, वो मेरा ना वो क्या कहते हैं, एंड हो गया था कॉल, तो इस वजह से। चलो आप बता दीजिए आंचल, फिर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। मैम मैं ना ऐसे कंटिन्यूअसली, वैसे ये नहीं कि मैं 5-6 घंटे ऐसे पढ़ती रहो, तो मैं ऐसे दो दो ऐसे करके, ऐसे टाइम डिवाइड करके
करती थी कि हाँ मुझे अगर मैं इतने टाइम पे इतना बैठी हूँ फिर उसके बाद उतनी टाइम फिर देती थी। तो जैसे 2 घंटा अभी दिया सुबह, फिर 2 घंटा ऐसे, फिर 2 घंटा, तो ऐसे ऐसे हो जाता था मेरा, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक एक बार में पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बीच बीच में ब्रेक चाहिए होता है, तो हाँ फिर ऐसे करती थी तो फिर बीच हो में ब्रेक जाता तो था। ठीक है, इनका मेन कंसर्न ये हम्म है कि जैसे अभी इनके पास है लगभग 8 से 10 महीने हैं इनके एग्जाम के लिए, अगर एग्जाम जून में आता है हम्म। तो उसमें हाँ अभी इनको कॉलेज भी जाना होता है, कॉलेज के एग्जाम का प्रेशर, हाँ। फाइल बनाना, असाइनमेंट हम्म बनाना, फिर आज जो चीज पढ़ ली उसके नोट्स नहीं बनाए तो भूलने की भी टेंशन के भूल जाएंगे, नया हम्म। पढ़ा तो पीछे रिवाइज की भी टेंशन, तो ये सारी कॉलेज के साथ रिवाइज करना, आगे का पढ़ना, प्रैक्टिस करे नहीं करे, तो ये कैसे मैनेज किया और आपने कब से पढ़ना शुरू किया था, वो मेन इनका कंसर्न है। मैम ये सब प्रॉब्लम तो हम लोग के साथ भी थी, तो हम लोग भी यही करते थे, हम लोग टाइम निकालना तो पड़ता ही था, करना है तो अब करना ही पड़ेगा। तो कॉलेज के लिए एक अलग टाइम था कि हाँ चलो ठीक है उसको 1 घंटा दे देंगे, तो मैं कॉलेज को ज्यादा मतलब उतना नहीं देती थी, हाँ 1 घंटा ऐसे करके दे, लेकिन जो मेरी प्रिपरेशन थी मैं उसके लिए टाइम देती थी, देना पड़ता तो आप कॉलेज से घर कितने बजे आते थे, 5 बजे? था। 3 बजे। अच्छा, आप 3 बजे आ जाते थे, 3 बजे आके आपने रेस्ट किया, 1 घंटे कॉलेज का किया, देन आप डेली एंट्रेंस के लिए जो पढ़ते थे वो प्रॉपर पढ़ते थे। हाँ ऐसे तो कभी कभी ऐसा होता था कि रात के 2:30-3 बज जाते थे, तो फिर तो होता है, आपने प्रिपरेशन जब एक कितने बार टाइम कंसिस्टेंट। पहले शुरू कर दी थी? मैंने अपने थर्ड ईयर के बाद तुरंत। अच्छा, थर्ड ईयर में तुरंत, और आप मुझसे तो आई थिंक अपने 6 सेमेस्टर में जुड़े थे, तो यस मैम। और एक जैसे यहाँ पे एक होता है कि बस टीचर से जुड़ना, कोचिंग लेना, जैसे ये बाकी बच्चे भी ले रहे हैं, एक होता है अपनी साइड से एफर्ट्स हाँ करना, तो टीचर का ठीक है हाँ हो गया, जब बट अपने एफर्ट्स भी तो पूरे लगाने ही पड़ते हैं, और उस टाइम मैंने बेसिक ज्यादा नहीं करवाया, मैंने बीएससी का एडवांस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब चीजें मैं ज्यादा कराती थी, बेसिक सिर्फ इम्पोर्टेंट क्योंकि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि वो 6 सेम चल रहा था। हम्म अभी मैं बेसिक प्लस एडवांस सब करवाती हूँ, तो इन बच्चों को अलग से जाने की जरूरत नहीं है, उसको भी करके अपना थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर ले तो भी बहुत है। हम्म। तो नोट्स बनाना तो मैम इम्पोर्टेंट है ही। हाँ नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी वही है मैम। और बहुत होता है अगर आप कहीं ऑनलाइन भी कर रहे हो और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो फिर तब भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी मतलब अपनी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज के लिए, तो मतलब अपने से पढ़ना, क्योंकि जब तक हम मतलब आप जब 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 पढ़ाते थे ना, तो जब तक मैं फिर उस चीज को फिर से नहीं करती थी ना, तो तब तक मुझे नहीं समझ में आता था, फिर जब मैं उस चीज को फिर से कर लेती तो हाँ आ गया, फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर हाँ आगे हाँ, करो। एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, अगर आप किसी के थ्रू पढ़ हाँ रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हाँ। हो, आपने एक बुक पढ़ी, बुक को पढ़ लिया, उन्हीं पेजेस को एक बार फिर हम्म से रिवाइज करो, उन पेजेस के अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, और अगले पेज पढ़ने से पहले हम्म उसको रिवाइज करो। जैसे पलक आपने अभी बताया पाथफाइंडर के 2-2 पेज पढ़ते थे, तो तीसरे पेज पे जाने से पहले हम्म। पहले के 2 पेज तो रिवाइज करते ही होगे, सीधा तो तीसरे पेज पे जाया ही नहीं जाता। भूल जाते थे मैम। हाँ, भूल जाते थे, क्योंकि ऐसे करना कि भी ठीक है सीधा आगे पढ़ लेंगे तो वो चीजें काम नहीं आती, काम आता है आप पीछे का कितना लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे मैंने पूरे मेरे जो सेशन है लास्ट ईयर का 1 साल का, उसमें मैंने यही बातें यूट्यूब पे भी और पेड कोर्सेज में भी ये बात बोली थी कि स्टार्टिंग में बल्क आता है, बल्क हमने माना कि 50,000 बच्चों ने ये सोचा कि मुझे एमएससी करनी है, 50,000 ने सोचा, बाकी बच्चों ने तो सोचा भी नहीं, उन 50,000 में से सिर्फ 30,000 ऐसे होंगे बच्चे जो सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, ये देखेंगे कि हाँ भाई सिलेबस कैसा है, 30,000 ने डाउनलोड कर लिया, सोचेंगे सिर्फ 15,000 कि नहीं मेरे को पढ़ना शुरू करना है, बाकी तो यही सोचेंगे अरे यार इतना सिलेबस है कौन करेगा, ये है वो है, मैंने तो कोचिंग नहीं की हुई, मेरा तो कॉलेज ही बेकार है, चलो बीएड कर लेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेंगे। चलो उनकी जगह अपनी अलग है, क्योंकि सब अपना अपना, अब अगर सारे ही एमएससी करेंगे तो फिर बीएड और ये सब कौन करेगा, तो सब ऐसे छटते जाते हैं फिर, तो फिर वो 15,000 आ गए। जिन्होंने सिलेबस डाउनलोड किया उन्होंने किया अब कि चलो बुक्स मंगवाते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं, या फिर हमारी खुद की एमएससी अच्छी है, एमएससी अच्छी वाले कुछ ही मिलेंगे, मैक्सिमम ऐसे मिलेंगे, तो उनका बस ये रोना ही खत्म नहीं होगा, महीने में एक बार खोल लेंगे सिलेबस को कि यार मेरे पास तो बुक्स नहीं है, मेरे टीचर ने तो अच्छे से नहीं करवाया, क्या करूं। बच जाते हैं फिर आपके 10,000 बच्चे जो
एक्चुअल में सोचते हैं कि चलो पढ़ते हैं। उन 10,000 में चलो सबने उठाई, पहली यूनिट करनी शुरू की। अब पहली यूनिट की, उनमें से आधे ऐसे होंगे कि पहले यूनिट करके ही भूल जाएंगे 2-3 महीनों तक कि हाँ मैंने पढ़ना भी शुरू करना था। तो यहाँ से फिर चलो हम चलते हैं सीधा 7,000 बच्चों पे। वो 7,000 ऐसे होंगे कि चलो पहली से दूसरी करते हैं, पर उन 7 में से 500 ऐसे होंगे जो पीछे का भी रिवाइज करते चलेंगे। 3500 ऐसे होंगे बस पढ़ते जाएंगे, पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके एग्जाम के रहेंगे 6 महीने, तो वो बच्चे जिन्होंने आधी बुक कर ली विद रिवीजन, उनको लगेगा कॉन्फिडेंस कि हाँ हमने काफी कुछ किया है। वो बच्चे जिन्होंने पीछे का कुछ नहीं किया वो भूल जाएंगे, तो उनको लगेगा कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा, मैंने इतना किया पर मेरे को कुछ याद नहीं है, चल बाद में देखते हैं, ऐसे करके वो छोड़ देते हैं। ये फैक्ट है, ये मैं उस टाइम भी बोलती थी तो बच्चे कहते थे मैम क्या कहानियां सुना रहे हो, पर सच में ये फैक्ट है। ये ग्रुप में भी दिखता है कि शुरू में कितने एक्टिव आए, फिर कितनी भीड़ आई, फिर जब एग्जाम के 4 महीने रह जाएंगे तब ऐसे ऐसे बच्चे जागते हैं, यूट्यूब पे कमेंट भी करते हैं कि मैम ऐसा कुछ बता दो बस मैं मेन टॉपिक पढ़ जाऊँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं ऐसे स्क्रीनशॉट भी दिखाती थी इनको। तो उनमें से जो सीरियस वाले बच्चे बचे जो 3500 हैं, उन 3500 में भी क्या होगा कि अभी मैंने ठीक है मैंने पढ़ना शुरू किया, एक तो ऐसे देखेगा कि अभी मेरा 50% सिलेबस भी बाकी है, तो मैं पीछे का रिवाइज करूंगा तो टाइम नहीं बचेगा, तो पीछे रिवीजन साइड में कर देता हूँ, आगे का नया पढ़ता जाता हूँ। एक सोचेगा कि कोई नहीं 100% नहीं भी हुआ 80% भी हो जाए, बट रिवीजन के साथ अच्छे से होना चाहिए, तो वो अच्छे से रिवीजन के साथ जो आगे जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसका जो है ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो लास्ट में जैसे ही आपके 1-2 महीने बचते हैं तो उसमें आप कितने PYQ करते हो, अपनी नॉलेज को चेक करते हो, अपने आप पे विश्वास रखते हो, तो वही बच्चे जो होते हैं वो फाइनल फिर लिस्ट में सेलेक्ट होते जाते हैं। तो ऐसे ही जो मेरे पास भी 200 बच्चे थे लास्ट टाइम, उन 200 में से दिखता था कि ये पढ़ रहे हैं, ये ड्रामे कर रहे हैं। आधे बच्चे तो ऐसे थे मैं कहती थी क्लास में आ जाओ, देन उनका नहीं मैम हम अपने हिसाब से कर लेंगे, मैं दिन के 18 घंटे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैंने इतना कर लिया है, मैम मुझे बस ये बता दो कि आपके 20 घंटे की रिकॉर्डिंग है, मैं 2x की स्पीड पे करके इसको 10 घंटे में आज निपटा दूँ और सुबह उठ के मैं इसके नोट्स पढ़ लूँ तो क्या मेरा हो जाएगा। मैंने कहा भाई कैपेसिटी है तो कर लो। यस मैम मेरी तो कैपेसिटी है। तो उनकी कैपेसिटी ऐसी मिली कि उनके लोकल कॉलेज में भी उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो चीजों पे विश्वास करना पड़ता है कि आपको क्या करना है, और अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो ये है कि कंसिस्टेंसी कितनी है। चाहे डेली 1 घंटा पढ़ो, उसमें अब आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी में आपको अपना सिलेबस भी देखना है, आपको अपने नोट्स भी देखने हैं, आपको लिमिट भी सेट करनी है, आपको क्वेश्चन भी करने हैं। आप किसी के थ्रू पढ़ रहे हो तो जो जितना पढ़ा रहा है उतना पढ़ते जाओ, उस चीज में कमी नहीं आनी चाहिए। मान लो मैंने बोल दिया कि मेरी तरफ से 2 यूनिट हो गई, तो आपकी तरफ से भी होना चाहिए कि मेरी भी हुई नहीं है पर 2 दिन में हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी कि आप कभी भी क्वेश्चन पूछ लो हम आंसर देने को रेडी हैं। प्लस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उस पे, जैसे अभी मेरी 2 यूनिट हुई है पर आपके पास अगर टाइम है, आपने दोनों यूनिट कर ली, तो आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप आगे का नहीं पढ़ सकते। आप अपनी कोई बेसिक बुक उठाओ, या BSc सबने की है, अगर BSc सही है तो वो बुक उठाओ, अपनी सेल्फ स्टडी करनी शुरू करो, ताकि जब मैं आपकी क्लास लूँ, क्लास के टाइम वो चीजें आपने पहले से पढ़ी होंगी तो आपको रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये सब प्लानिंग्स करनी पड़ती है कि आप कैसे चीजों को मैनेज करते हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो रूल है वो ये है कि बस हर कोई आपको गाइड कर सकता है, जो करना है वो आपको ही करना है। आपको ही अपने आप को बार बार पुश करना पड़ेगा, जब लगे कि मैं ढीला पड़ गया है, ढीली पड़ गई, तो जिस पे आपको अपना ज्यादा विश्वास है उसके साथ जुड़ो। तो मेरे साथ जो 200 बच्चे थे, मैं ये कहती थी मैं एक अकेली हूँ, बट आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको टाइम दूंगी। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये कह दे कि मैम हमने मैसेज किया और आपने टाइम नहीं दिया। किसी से भी बच्चे, पलक से भी पूछ सकते हो, पलक भी काफी बार करती थी, काफी बार हमारी कन्वर्सेशन, काफी बार मैं खुद भी अगर परेशान होती तो मैं भी मेरे दुख इन बच्चों को सुनाती थी, मेरे साथ आज ऐसे हुआ, आज उसने मुझे ये बोला, एक बार तो मेरी उंगली कट गई थी तो उंगली की फोटो भेज दी हूँ कि देखो मेरी उंगली कट गई। तो वो दोस्ती बना के रखनी पड़ती है ताकि आपके साथ कैसा हो रहा है तो बिल्कुल ऐसे लगे कि घर जैसा रिश्ता है। मैं ये नहीं कह रही कि 200 के 200 बच्चे मुझे अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप अपनी साइड से 100% देते हो, अब वो सामने वाला कितना दे रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो 200 में से मे बी 50 ऐसे भी मिल जाएंगे, कभी मुझसे बड़े होंगे और आपको बुराई करते मिलेंगे। तो ना मुझ पे है ना किसी और पे है, वो है कि आप पे, आपने मेरा हाथ पकड़ा कि भी मैं हेल्प कर सकती हूँ, पर एडमिशन तो आपको ही लेना पड़ेगा।
तो पलक पे तो मुझे विश्वास था, वंदना का मुझे विश्वास नहीं था कि ये बीएचयू ले लेगी, बट इसने लिया तो मुझे हो गया कि इसने बीएचयू नहीं लिया, मैंने ले लिया। मुझे अपने आप पे थोड़ा ज्यादा विश्वास हो गया। होता है ना कि कोई हमें लगता है कि पता नहीं बच्चा जा पाएगा नहीं जा पाएगा, पर वो चला जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस उसके साथ कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मेरी साइड से यही स्टोरी थी। बाकी कुछ बच्चे जो जिनका हो गया वो कुछ ऐड करना चाहें, या आहना मैम अर्जिया कुछ जैसे पूछना चाहें। मैं और पूछना था, हम्म, मैम पूछना चाह था कि हमारे जैसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते, जैसे मेरे साथ वो नहीं होता है। जैसे शॉर्ट नोट्स बनाने, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं लेकिन वो सब हमको लाइन ही इम्पोर्टेंट लगता है, तो नोट्स में सब बुक ही छप जाता है पूरा पलक बताएगी इस बात पूरा पे का तो। पूरा बुक ही आ जाता है नोट्स में। और अ, शॉर्ट नोट्स आज तक जैसे 11 से लेके नहीं बनाया ना, 10th में बनाया है, पूरा बुक ही आ जाता है। पूरी बुक आ जाती है, ये बात भी ठीक है। ऐसा नहीं होता पूरी क्योंकि बुक, हमको कोई मतलब ऐसा लाइन लगता ही नहीं। पलक बताएगी तो बता रही है ना, बताने दो, बताओ। मैम सबसे ज्यादा मेन जैसे क्विज होते थे टेलीग्राम में, तो मतलब उसमें पता चलता था कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन मतलब आ सकता है। तो जैसे कि हमने एल्गी टॉपिक उठाया, हम्म, तो अब हम एसपीजे में एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उसके, तो हमें हर एक लाइन उसकी इम्पोर्टेंट लगती है। लेकिन आपको उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा मतलब अटेंटिव होना पड़ेगा कि अगर जैसे कि काफी सारी चीजें हमें पहले से पता होती हैं कि हाँ ये पूछ सकता है, लाइक कि हैबिटेट कहाँ पर है उसका, क्लोरोफिल क्या है, किस क्लास में कौन सा पिगमेंट मिलता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सब चीजें तो पता ही होनी चाहिए। बाकी कुछ एक्स्ट्रा में जो चीज उस पे लिखी हुई है वो चीज शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। ये नहीं कि जो चीज पता है उसको भी लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है शॉर्ट नोट्स। जो तुम्हें पता है वो बिल्कुल मत लिखो, जो नहीं पता उसको ऐड ऑन करने की कोशिश करो। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे मुझे नहीं पता थी बहुत, मतलब जैसे कि मान लो मैम वो कौन सा कर्व था, कॉट कर्व एनालिसिस था, जिसमें कुछ नया मैंने सुना था डीयू के पेपर से ही। तो मैंने पूछा नहीं डायरेक्ट किसी से, मैंने पहले यूट्यूब में 2 वीडियोस देखे, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर उसमें मुझे लग रहा था कि ऐसे रिलेशन टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, कि डायरेक्टली है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहाँ पे मीडियम है, कहाँ पे हाई है। तो वैसे करके मैं अपने आप से क्वेश्चंस करते जाओ और अपने आप से ही आंसर देते जाओ कि नहीं ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसका आंसर ये हो सकता है, मुझे ये नोट डाउन करना ही है। तो वैसे आप सोचोगे ना कि हाँ ये पूछ सकता है, जो दिमाग कह देता है ना, तो एक्चुअल में वो चीज हो जाती है। अक्सर ये मेरे साथ हुआ है कि जो मैं सोचती हूँ कि क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, वो जरूर आता है पेपर में। क्योंकि मैम लाइफ साइंसेज में मैंने रुचि से एंड शताब्दी से काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने 5 क्वेश्चंस उन लोगों को बताए थे एज इट इज। 5 क्वेश्चन लाइफ साइंसेज नोट कर उसी तरह आए थे, मैचिंग टू मैचिंग आया था मैम। उसमें एनिमल किंगडम से मैंने क्वेश्चंस उन लोगों ने पढ़ा नहीं था, तो मैंने पढ़ा था, तो मैंने उन लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे, वो एज इट इज उसी तरह उठ कर आया था। क्योंकि अंदर से मतलब गट फीलिंग बोलती है कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, तो मतलब थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा टाइम दोगे, तो जरूर ऐसे अंदर से खुद से लगने लग जाता है कि नहीं ये चीज तो आ सकती है भाई। हाँ, और फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास बहुत सारे मतलब सीनियर्स हैं, हम लोग हैं, मैम है, एडमिन्स है, आप किसी से भी शेयर कर सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे कैसे करेंगे, तो फिर सब हेल्प कर देंगे। और एडमिन और हम लोग भी क्यों बता पाते हैं, क्योंकि हम बैठ के पेपर को एनालाइज करते हैं, हम बुक्स को देखते हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ के फिर पेपर को देख के पता चलता है कि ये पैटर्न पूछा जा रहा है। उसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि ये चीज पास्ट ईयर से रिपीट हो रही है, तो इसके चांसेस हैं कि ये आ सकती है। बाकी पेपर पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ये हम प्लस में ऐड कर देते हैं एज ए डिस्क्लेमर, क्योंकि बच्चे फिर क्लेम कर देंगे मैम आपने बोला था ये पक्का आएगा। तो गट फीलिंग कहती है आएगा, बट हो भी सकता है एग्जामिनर का नाम मूड करे नहीं दे। तो प्रिपेयर सब करना पड़ता है, बट जो लगता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका हम एक अलग से सजेशन भी देते हैं कि बच्चों पूरा पढ़ना है, बट इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लेना कि ये लग रहा है कि ये आएंगे। और आप खुद भी जब कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हो, क्विज करते हो, क्विज में जैसे हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या वैसे रेगुलर लिंक्स दे दूंगी, या टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, सर्च करोगे स्टडी विद पूजा मित्तल, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे जो दूसरे अच्छे ग्रुप्स होते हैं मैं उनके भी लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, या जो भी रिक्वायर्ड होता है सब मिल जाएगा।
बस जरूरत है ट्रस्ट की। जैसे कुछ बच्चे मुझे कल बोल रहे थे, मैम काफी बार डर लगता है दुनिया जज करेगी हमें, तो हम अपनी बात शेयर करें या नहीं शेयर करें। मैंने कहा अगर आप शेयर करोगे तो उसी पर्सन से करोगे ना जो आपको जज नहीं करेगा, तो फिर जज करेगा उससे तो कोई शेयर भी नहीं करता। तो आप कभी भी किसी भी टाइम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपको फैसिलिटी मिल रही है। काफी बच्चे तो इस चीज से भी अनजान है कि कुछ कोई ऐसा टेलीग्राम ग्रुप भी होता है क्या जहाँ पे क्विज चलती हैं, कोई सीनियर भी बता देता है क्या। सब लोग तो सोचते कुछ नहीं पता चलता, पर पता चलेगा। बस जरूरत है कि आपको थोड़ा सा अटेंटिव बनना पड़ेगा। आप सो रहे हो, ठीक है मैम कर लेंगे मैम, तो वो मैम कुछ नहीं कर सकती फिर उसमें फिर तो वो भीड़ जो साइड में हटती जाती है, आप उस भीड़ का ही पार्ट बन जाते हो। थोड़ा सा सबसे अलग बनना है तो अलग से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मैम टाइम टेबल का इशू बहुत होता है, मतलब बीएससी में मतलब हम लोग वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि सुबह 9 से लेके 5 साढ़े 5 तक हमारा प्रैक्टिकल वगैरह चलता रहता है। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 3-3 4-4 घंटे पढ़ो। मतलब मैं नहीं पढ़ पाती थी उस टाइम पे क्योंकि बस मैं क्विज़ करती थी, उसके क्वेश्चंस नोट करती थी इस डायरी में, बाकी मैं कुछ नहीं पढ़ती थी अलग से क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। सारे मतलब प्रैक्टिकल्स करने में ही पूरा टाइम मेरा निकल जाता था। लेकिन जैसे ही मतलब मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हुए, मतलब क्विज़ में मैं परमानेंट एक्टिव रहती हूँ, ये सबको पता है। हम्म। तो मैं क्विज़ में तो मैं तो मतलब ऑन टाइम रहती हूँ कि जब होता था मैं हमेशा अवेलेबल रहती थी वहाँ पर। या फिर कहीं पे मैम ने अनअकैडमी में फ्री क्लासेस ली, मैं वहाँ पे भी एक्टिव थी। मैं खाना खाते-खाते भी मैं पढ़ लेती थी, सब कुछ कर लेती थी मतलब। तो मतलब ऐसे और भी मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, तो ऐसे सब बोलते थे कि ये क्या दिन भर माइक में लगी रहती है, लगाए रहती है कान में, पता नहीं क्या सुनती रहती है ये वो। मैं बोला अब पता चलेगा आगे, मैं सुन रही हूँ। फिर तो मतलब टाइम टेबल का मतलब ये है कि ना टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाता मैम, ये तो बात सही है, नहीं हो पाता है फॉलो। लेकिन आप जब जैसे 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, थोड़ा अपना कंसंट्रेट करके 1 घंटा दो तो सही से एकदम दो, कि जैसे लास्ट में मैं भी मतलब नहीं पढ़ती थी, 2-3 घंटा मैक्सिमम पढ़ती थी। जब एग्ज़ाम आना था तब 2-3 घंटा मैक्सिमम पढ़ती थी, उसके पहले 4-5 घंटे पढ़ लेती थी, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें भी मतलब ये रहता था कि बहुत मैं मतलब टेलीग्राम में ही एक्टिव रहते थे क्योंकि क्विज़ वगैरह होते थे और डिस्कशन बहुत लंबा चलता था, तो डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करो, उससे ज़्यादा मतलब नॉलेज ब्रॉड होगा तुम्हारा। मेन तो यही होता है कि आप डिस्कशन अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो उस चीज़ को पहले सर्च आउट कर लो, क्योंकि आपसे भी अगला कोई दूसरा क्वेश्चन पुट अप कर सकता है उससे कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो अब जैसे डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब सुनते रहेंगे, आप भी कुछ अपने पॉइंट्स ऐड करो तो उससे ज़्यादा क्लियर होता है। लाइक रुचि ऐसा करती थी काफ़ी कि मतलब वो डिस्कशन बहुत अच्छे से करती थी वो। तो उससे उसका फ़ायदा हो रहा है, उससे सुनने वाले का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप अपने एफर्ट्स डालोगे तो उससे मतलब आप सर्च कर रहे हो, इट मीन्स आपको ज़्यादा समझ आ रहा है। सामने वाला क्या समझ रहा है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अच्छे से समझा रहे हो तो इसका मतलब आपकी नॉलेज बढ़ रही है उससे। तो जितनी देर पढ़ो उतनी देर कंसंट्रेट होके पढ़ो, भले 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, बस इतना ही है। हाँ, तो यहाँ वो पे एक था बात मैं जैसे एक और ऐड मेरा तो करना जैसे चाहूंगी कि आप जब यहाँ पे अपना प्रिपेयर कर रहे हो कुछ, तो अपना सर्कल ऐसा रखो जिसमें आप डिस्कस कर सको। आपको अपने सर्कल से मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए कि मैंने इतना पढ़ लिया, तूने कितना पढ़ा, अच्छा चलो ये चीज में मेरा ये डाउट है। पता चले आपने कोई चीज पढ़ ली, आपके दोस्त ने ऐसा डाउट पूछ लिया जो आपको नहीं आता, तो आपको लगेगा कि यार मेरे को तो लगा मेरा चैप्टर हो गया है, but मेरे तो अभी भी डाउट है। तो ऐसे करने से जो चीजें हैं वो इम्प्रूव होती हैं। तो लास्ट में मैं सब चीजों को समराइज करूंगी। नोट्स भी कैसे बनाने हैं शॉर्ट। पहले तो अगर आप जैसे मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो मैं आपको ऑलरेडी रिफाइन चीजें दे रही हूँ, उनको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। काफी बार होता है कि मैम ये तो कॉमन सेंस है, मुझे ये चीज आ गई है, पर ये चीज है मैं भूल रहा हूँ। तो अपनी अलग से डायरी या कुछ बनाओ जहाँ पे आप बस उन्हीं चीजों को लिखते जाओ जो चीजें आप भूलते जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ नहीं लिखना होता है। तो इनके लिए अलग से कुछ कुछ गाइडेंस वीडियोस मैं अलग से बनाऊंगी, तो उनको भी देखना ताकि आपको थोड़ी और हेल्प मिले कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। अरीजा कुछ पूछना चाहती है तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। वेंकेश आप म्यूट कर दीजिए, बाकी मैं आपकी पर्सनल बात अलग से करवा दूंगी, आपको कोई और दिक्कत हो, अदरवाइज सब कवर हो जाएगा। हेलो एवरीवन। हेलो। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स की जो रिवीजन है उसके टाइम स्पेन को हम कैसे कंसिस्टेंट बनाएं, मतलब
कैसे हम नोट्स का रिवीजन, मतलब जैसे ये दिए हैं उन्होंने, कैसे रिवाइज का वो करा? बताओ पलक। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आपका पलक। सॉरी मैम। जैसे सपोज मैम आपका टॉपिक ही ले लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने शॉर्ट नोट्स बनवाए, हम्म उसको उसको नोट डाउन कर लिया, हो हम्म गया। फिर उसके बाद अब एक बार आपने पढ़ लिया तो ऑब्वियसली आपके माइंड में थोड़ा बहुत तो जाता ही है अंदर। भले ही आप मतलब पूरा रट्टा नहीं मारो, लेकिन थोड़ा बहुत तो जाता ही है अंदर। उसके बाद देन अगेन एक बार ऐसे, मतलब ऐसे पेज को बस एक बार ऐसे देखना है। हाँ हाँ ठीक है, ये आ रहा है हमें। फिर आगे, हाँ ये ठीक है आ रहा है। आंख बंद करके जब पूरा कंप्लीट हो जाए, आंख बंद करके एक बार सोचो यहाँ पे ये चीज लिखी थी, यहाँ पे ये चीज लिखी थी, बस। उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। हम्म मतलब ये होता है ना कि अब 2-3 बार उस चीजों को, उन चीज, जैसे मेरी डायरी है, मैं इसको कम से कम 20 बार से ज्यादा देख चुकी हूँ, तो मुझे काफी सारी चीजें पता है कि मेरी ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप उस चीज को डेली 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 नहीं तो हर 2 दिन में ऐसे देखोगे ना, तो अपने आप से वो माइंड में आ सेटअप हो जाता है कि नहीं ये चीज मेरी वहां पे लिखी थी। बस ये नहीं याद आता कभी कभी कि क्या लिखा था, लेकिन हाँ ये याद रहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ था। तो वो चीजें मतलब भूलती भी कम है, और मतलब रिमाइंड रहती है माइंड में। हम्म। तो यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगी, जैसे नोट्स हम बेसिकली वो बनाते हैं, हम शुरू से पढ़ते आते हैं। काफी बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये चीज तो बेसिक है, इसको क्या ही पढ़ना है, बट काफी बार बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमसे नहीं बनते क्योंकि वो बेस हमारा अच्छे से क्लियर नहीं होता। तो कुछ भी है, शुरू जीरो से ही करो जब पढ़ते हैं, और पूरा हाई तक पढ़ो। जीरो में भी आपको, जैसे दूसरा बच्चा आपका फ्रेंड कहेगा कि यार फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि जो सेल है, कोई भी सेल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, उसका जो फ्लूइड है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आपका दोस्त कहेगा कि नहीं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। आपके दोस्त को ये, आपको क्लियर है कि अगर प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अलग कर दो तो जो बचा उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। आपका दोस्त कहेगा अच्छा उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, आप कहोगे यस, कि प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म। आपको, आपके लिए ये बात बेसिक है क्योंकि आपको आती है, आपको पता है, आप नहीं भूलोगे, तो नोट्स में ये मत लिखो। आपके दोस्त को ये बात नहीं पता तो उसको जरूरत है कि वो एक बार उस चीज को लिखे, उस चीज को लिखे, उसको रिवाइज करे। तो ऐसे कर करके, तो आपके जो नोट्स बने, वो आप जब रेगुलर पढ़ते हो तो वो अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते जाओ। अब रिवीजन है कि वीक में एक बार, जैसे संडे, संडे में आपने मान लो पूरे एक हफ्ते में जो पढ़ा उसके आपके बने 15 पेज नोट्स। उन 15 पेज को देख देख के आपको लग रहा है कि ठीक है सब हो रहा है, पर ये मेरी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं बार बार भूल रही हूँ, तो उनको कर दो अब अलग पेन से हाईलाइट। हाईलाइट करके अगले हफ्ते फिर देखो, लग रहा है कि अब मेरे को याद हो गया, ठीक है। उस फिर नोटबुक को चल 15 दिन का रेस्ट दे दो, अभी जो नए नोटबुक बना रहे हो उसको उसको रिवाइज करते चलो। फिर 1 महीने बाद पीछे आपका मान लो 50 पेज के नोट्स बन गए, छोटे जो नोट्स है उनको देखो, वहां पे लग रहा है जो जो चीजें नहीं आ रही तो वो थोड़ा ब्रेन में रह जाता है। मान लो 1 महीने में आपकी 1 यूनिट या 2 यूनिट हो गई, फिर उनके क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो नोट्स में नहीं है, उसको वहां पे ऐड कर दो। काफी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो नोट्स में भी थी, आपको लगा कि आपका बेसिक है, आपको याद है, बट क्वेश्चन में आप उसमें अटक गए, तो उसको लिखो कि ये आपको नहीं आ रहा बट आपको आना चाहिए। तो ऐसे फिर काफी टेलीग्राम पे क्विज होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं, उनको करो। फिर से वो गलती हुई तो मतलब उस गलती पे आपको बार बार काम करना है। वो गलती नहीं हुई तो आप उस नोट्स में वहां से रिलीज हो गए। तो आपकी जो एक मेन जो नोट्स वाली कॉपी बनी, उसमें से भी जरूरी नहीं है कि आप दोबारा नहीं लिख सकते। जो चीज आपको नहीं याद हो रही उनका अलग से एक पेपर उठाओ, वन शॉट नोट्स उनमें से बना दो, ताकि लिखने के टाइम काफी बच्चे सोचते हैं मैम कौन ही दोबारा लिखे, कौन मेहनत करे। ये तो प्लस पॉइंट है ना कि आपको ये पता है। काफी बच्चे पढ़ते जाते हैं, उनको यही नहीं पता चलता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। एटलीस्ट आपको ये तो पता चल रहा है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, आपका वीक पॉइंट क्या है, तो उस वीक पॉइंट को ही तो लिख रहे हो, ताकि लिखने में भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और थोड़ा दिमाग में भी रह जाए। मेरी एक टीचर कहती थी कि एमसीक्यू जो है वो आपको चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं वही आंसर हूँ जो तूने मेरे को पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन देखोगे 4 ऑप्शन दिखेंगे, अगर आपकी उस क्वेश्चन में बार बार गलती भी होती है तो चारों ऑप्शन पढ़ के और उस चीज को आपने 10 बार मेहनत की है, तो माइंड में अपने आप स्ट्राइक हो जाता है कि हाँ ये ऐसा है कि जो मेरा गलत होता था। एक बार तो उसको क्वेश्चन मार्क करके होल्ड पे रख दो। पूरा पेपर मान लो 100 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको पता है कि कट ऑफ हमेशा जाती है, फॉर एग्जाम्पल 400 नंबर का पेपर है, कट ऑफ जाती है 250। आपके क्वेश्चन करिए, आपने कैलकुलेट किया कि आपके
250 नंबर बन रहे हैं, पर वो तो बॉर्डर लाइन हो गई। तो आपके 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा डाउट में थे, पर आप हो कि आप कर सकते हो तो उनको करो। ऐसे करने से नेगेटिव मार्किंग भी अवॉइड होती है, और ऐसे कंटिन्यू डिटेल नोट्स, फिर शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट के भी शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसे कर करके आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाती है। तो रिवीजन आपको अपने खुद के नोट्स से ही करना है। शुरू शुरू में जैसे बिल्कुल शुरुआत है, आपने जैसे सेल बायो पढ़ना शुरू किया, तो आपने पहले मान लो मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे सारे पीडीएफ पढ़े, ऐसा नहीं है पीडीएफ की हर एक लाइन छापनी शुरू कर दी। पहले पूरा पीडीएफ पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ने के बाद अगले हफ्ते उसी पीडीएफ को फिर से पढ़ो। उसमें आपको लगे कि अब मुझे ये चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं आ रही, या जिनमें मैं ऐसा है कि भूल जाऊंगी, या मुझे मतलब 15 पेज समझ के 1 पेज की समरी मेरे माइंड में आ रही है जो मुझे आ रही है वो चीजें भी आप 15 पेज को 1 पेज में समराइज करके लिख सकते हो, ताकि बार बार 15 पेज ना पढ़ने पड़े, 1 पेज पढ़ना पड़े। तो ऐसे आप कहोगे मैम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं कि हेडिंग बना लो, हेडिंग के साइड में छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, छोटे छोटे पॉइंट, तो वो चीजें वैसे होती हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बना दूंगी कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, तो वहां से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो। बाकी खुद की मेहनत, खुद का आइडिया लग जाता है। मेरा शॉर्ट नोट बनाने का तरीका कुछ और हो, आपका कुछ और हो, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। मुझे भी मत करो, मुझसे गाइडेंस लो, वो गाइडेंस आप पे फिट हो रही है तो उसको लगाओ, नहीं फिट हो रही तो खुद की कुछ स्ट्रेटेजी बनाओ, ताकि कल को कोई आपको भी इनवाइट करे कि आओ आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, अपनी स्ट्रेटेजी बताओ। तो ऐसे ही चीजें चलती हैं, और उनके लिए बस काम करना पड़ता है, कुछ और नहीं है। बस यही है कि कंसिस्टेंसी चाहिए और रिवीजन चाहिए। और काफी लोगों के साथ क्या होता है, कंसिस्टेंसी रिवीजन होता है पर क्वेश्चन करने जाते हैं तो उनके क्वेश्चन नहीं बनते। तो प्लस में आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो आपको इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, जरूरी है वो भी, वो देखने के लिए कि आपको चीजें जो आपने पढ़ ली वो अप्लाई करनी आ रही है या नहीं आ रही। तो ऐसे करके एक प्रॉपर वो होती है, चीजें तैयार होती हैं। और ये इतना हार्ड नहीं है, ये बस अगर रेगुलर आप 2-2 घंटे भी पढ़ते जाओगे तो हो जाती हैं चीजें। तो कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं हमने 3 महीने में प्रिपरेशन की, 3 महीने में भी पॉसिबल है, पर उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट होके दिन के 10 घंटे आप दे रहे हो तो 3 महीने में भी हो जाएगा, और कंसंट्रेट होके आप 1 साल तक 2-2 घंटे देते हो तब भी हो जाएगा। बस वैरी करता है कि आप कितने फोकस के साथ कर रहे हो और कितने अच्छे से चीजें कर रहे हो। तो डिपेंड करता है कि करना क्या है और कैसे करना है। तो मैंने अभी तक इतना ही सीखा है, बाकी तो सीखते जा ही रहे हैं, और बच्चे सिखाते जाते हैं, कुछ हम सिखा देते हैं, कुछ आप सिखा देते हो। तो कुछ और पूछना है? आहना, आपको कुछ पूछना है? हेलो। नो मैम, सारे डाउट्स सब पूछे हैं तो उसमें क्लियर हो गया। चलो ग्रेट। आई थिंक ये वीडियो नॉर्मल डिस्कशन टाइप थोड़ा ज्यादा रह गया, तो आने वाले टाइम में, अभी तो चलो टाइम है, प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिविजुअल में, वंदना को, आंचल को, पलक को, और भी काफी बच्चे इंडिविजुअल अलग अलग से होता है ना, कि अपनी की भी आप 5 मिनट 10 मिनट अपनी एक वीडियो बनाए, ताकि बच्चों को एक वीडियो में सब कुछ समराइज हो जाए कि करना क्या है और कैसे करना है। वैसी वीडियोस भी लेके आएंगे, पहले ही बहुत लंबा डिस्कशन हो गया है। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आज की मीटिंग सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। काफी दूसरे बच्चे थे, सेलेक्टेड बच्चे तो 50 से भी ज्यादा हैं हमारे पास, बट काफियों के मैसेज आए कि मैम हम काउंसलिंग के लिए गए हुए हैं, मैम हम एडमिशन के लिए गए हुए हैं। तो अभी ये चीजें चल रही हैं, तो इसीलिए 1-2 महीने के बाद सब अच्छे से फ्री हो जाएंगे। फ्री तो क्या ही होंगे, फिर एमएससी में बिजी हो जाएंगे। तो वो भी, ये चीज भी डिपेंड करती है। अभी जैसे जो पढ़ते थे 200 तो सब बोलते थे कि मैम हम बनाएंगे वीडियो, हम आएंगे, बट लास्ट में भी सच में कौन आना चाहता है वही आता है। तो ये भी डिपेंड करता है। तो जो सच में आना चाहेगा, जो बच्चों को गाइड करना चाहेगा, जैसे आपकी पलक दीदी है, वंदना है, आंचल है, और भी आदित्य। आदित्य जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका नहीं हो पाता। आदित्य का नहीं हुआ, बट इनको कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एंड में, ये वो वाले बच्चे थे जिन्होंने लास्ट के 2 महीनों में सोचा चलो कर लिया जाए, थोड़ी सी मेहनत की इन्होंने। बट ये अपनी बीएससी में जरूर टॉपर थे। इनका एमएससी नहीं हुआ, रिग्रेट इनको नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है। बट फिर भी इन्होंने सोचा मैम मैं अगली साल जरूर करूंगा और मैं करके भी दिखाऊंगा।
तो देखते हैं अगले साल। बाकी आदित्य, आप भी कुछ 2 वर्ड कहना चाहोगे, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उससे, या कहोगे मैम नहीं बोलना चाह रहा? मुझे लग रहा है नहीं बोलना चाहोगे। हेलो आदित्य, आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। अच्छा, आप भी कुछ 2 वर्ड ऐड करिए अपने जूनियर्स के साथ। वही मैम, कंसिस्टेंसी है तो जो मैंने नहीं किया। 2 महीने भी मैं पढ़ देता तो हो जाता, बट हाँ, तो यहाँ से हमें सिलेबस इतना आदित्य से सारा एक देख के फिर मेजर सीख छोड़ यही दिया था। मिलेगी कि क्या नहीं करना चाहिए जिससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो आदित्य बताएगा। और एक चीज था, मैं बस आपका वो जो पीडीएफ था वही पढ़ता था, अपना खुद का नोट्स नहीं बनाया था। हाँ, तो नोट्स तो बनाना वो, जरूरी है क्योंकि लास्ट में सारा पीडीएफ तो रिवाइज हाँ नहीं होगा। हाँ, रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है लास्ट में। तो आपके में एक तो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रही, रिवीजन, और ये ही 2 मेजर प्रॉब्लम। क्वेश्चन करते थे आदित्य? हाँ मैम, करता था बट उतना नहीं कर पाया। सब कुछ उतना, ये वो वाला है जो मैं बोल रही थी ना, 5,000 वाली भीड़, कि चलो करेंगे बट ढंग से नहीं करेंगे, इसीलिए साइड में हो गए। बट अभी भी अगर ये करना नहीं मैम, चाहेंगे। ये सोचता था कि क्वेश्चन करने जाता तो लगता था कि नहीं, थोड़ा पढ़ लेता हूँ। हम्म। फिर पढ़ता तो लगता था कि नहीं, क्वेश्चन करना जरूरी है। हाँ, तो ये बस इसी में रह गया। कंफ्यूज रहते हैं, और जो ऐसे कंफ्यूज रहते हैं वो ना पढ़ पाते हैं, ना क्वेश्चन कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है सबसे बड़ा जो पॉइंट, कि क्या नहीं करना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है, नोट्स बनाने से कभी नहीं डरना है, कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करनी है। अगर ब्रेक कर भी दो, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हफ्ते में 4 दिन निकालूंगी पढ़ने के लिए, तो आपको हफ्ते में 4 दिन निकालने हैं। आपको है कि मैं डेली 1 घंटा पढ़ूंगी, तो डेली 1 घंटा पढ़ना है। आपको है कि मुझे एक वीक में बैठ के 10 घंटे पढ़ना है, तो एक वीक में 10 घंटे पढ़ो। आपकी स्ट्रेटजी या आपके टाइम टेबल पे डिपेंड करती है, तो आप उसको बना के उसको ही फॉलो करो। ना दूसरों की देखो, ना दूसरों के ऊपर, होता है ना, बहकावे में आ जाते हैं कि भाई वो ऐसे कर रहे हैं तू भी ऐसे कर ले। दोस्त थोड़े ऐसे बनाओ जो फालतू के टॉर्चर ना करे। जैसे इस एज में ये टॉर्चर भी चलते हैं, यार मेरी वाली की तो शादी हो रही है, यार मेरा वाला तो छोड़ के जा रहा है। तो वो वाले जो अपने दुखड़े हैं, उन दुखड़ों को थोड़ा दूर रखवाना। ठीक है, आपके खुद की लाइफ में भी ऐसे दुखड़े चल रहे हो, तो फिर आप ये उम्मीद मत करना कि बीएचयू डीयू या जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है वो आपको बुलाएंगी। या तो आप उसके जाने का वेट करोगे फिर। तो एक ही चीज हो पाती है, और दोनों चीजें करनी है तो वो फिर स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए आपकी, कि आपको करना क्या है। तो और कुछ नहीं है। तो ये हंसते खेलते ही चीजें हो जाती है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप पे है। और एक मैं बच्चों को ये भी बोलती हूँ कि मन में ये मत रखो कि मुझे बीएचयू चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो अपना अपना नेचर है, मैं ऐसा नेचर नहीं रखती थी। मेरा नेचर था कि जो मुझे पढ़ना है, जो मुझे करना है, वो मुझे अच्छे से करना है। तो मेरी स्टोरी में इसमें हमेशा ऐड करती थी कि मैंने बीएससी फाइनल ईयर में मैंने भी प्रिपरेशन शुरू की थी। उस टाइम मैं जो भी चीजें सर्च करती तो मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मुझे हुआ कि चलो ढूंढते हैं। फिर मुझे हुआ कि चलो मेरे जैसे कुछ और होंगे, उनको भी प्रोवाइड करते हैं ये चीजें, वो भी ढूंढ रहे होंगे। तो मेरा इंटरेस्ट खुद की पढ़ाई से ज्यादा चीजें जो मेरे को नहीं मिल रही मैं ढूंढती थी, पढ़ लेती थी। पढ़ के जो मुझे समराइज्ड हुआ, मैं वीडियो बना दिया, मैंने उस चीज के बारे में बता दिया, वो चीज ऐसे हो रही है। मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ जो भी चीजें मुझे चाहिए थी, बट मेरे दोस्त ऐसे थे, 1 महीने पहले मुझे मैसेज करते, यार पूजा तुझे तो सब पता होगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, पेपर कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने इतना अच्छे से उनको बताया कि हाँ ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। तो वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं। मुझे कहते थे कि यार तेरा भी हो जाता, बस तू, जो हम सिर्फ खुद को टाइम दे रहे थे, तू एक अपना टाइम 200 लोगों को दे रही थी। तो तूने 200 में से 50 का सिलेक्शन तो करा ही दिया होगा। तो मैंने खुद मेरी बीएससी फाइनल ईयर में ये चीज कराई। एमएससी मेरी प्राइवेट से है, बट मेरे को कभी अपने मन में 1% भी रिग्रेट नहीं था कि तेरा नहीं हुआ या तुझे भी कर लेना चाहिए था, तूने क्यों दूसरों की हेल्प की। तो ठीक है ना, क्या ही दिक्कत थी उस चीज में, वो मेरी चीज नेचर में ही थी। तो मैंने एमएससी जहां से भी की, एमएससी के लिए भी एक फोबिया होता है। जैसे अभी आदित्य को मैं बोल रही थी आप प्राइवेट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप में स्किल्स होंगे तो आप अच्छा कर लोगे। तो मेरे था डेडिकेशन कि मुझे करना है। मैंने इनफैक्ट अभी एमएससी के बाद, जस्ट एमएससी होते ही मैंने कुछ कोर्सेज शुरू कर दिए, क्योंकि ड्यूरिंग एमएससी हम टाइम नहीं दे पाते हैं चीजों को। एमएससी होते ही मैंने थोड़ा ज्यादा एक्टिव हुई, मैंने कुछ कोर्सेज शुरू किए, बच्चों को अच्छे लगे तो बच्चे जुड़े, काफियों का सिलेक्शन हुआ, आपके आंखों के सामने है। तो वो चीजें आपको पुश ही मिलता है। फिर आकाश इंस्टीट्यूट, जिसमें लगता है कि भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का बच्चा जा नहीं सकता, मैं गई, और आईआईटी वाले मेरे कलीग्स हैं, उनसे मेरी डबल सैलरी है।
तो वो क्यों है? क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा ऐड हो गया कि मैं 3 साल से गाइड कर रही हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। वही आईआईटी वाला, मैं भी सपने देखती कि यार मैं आईआईटी जाती, तब जाके मुझे आकाश मिलता, तब जाके मुझे 50,000 की नौकरी मिलती। तो आईआईटी वाला 50,000 का कर रहा होगा, तो मैं तो 50,000 से डबल कर रही हूँ, तो समझ ही गए होगे। तो वही वाली बात है कि आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, और आपके ऊपर ही है कि आपको चीजों को कैसे कर रहे हैं। सिलेक्शन नहीं भी होता, कोई जरूरी नहीं है, तो रिग्रेट क्यों करना है? जहां से भी एमएससी कर रहे हो, अल्टीमेट गोल सबका रहता है सीएसआर नेट, असिस्टेंट जॉब या कोई भी जॉब, उसके लिए प्रिपरेशन करो। फिर एमएससी में मेरी कहानी फिर से शुरू हो गई, सीएसआर का सबको टारगेट करना है। मैंने पूछा क्यों करना है? रिसर्च करनी है नहीं करनी, बस एक टैग ऐड करवाना है ताकि अच्छी जगह जॉब मिल जाए। जो मेरे फ्रेंड बीएचयू के बन गए थे, उनकी प्रोफाइल पे ऐड भी हो गया सीएसआर नेट, अच्छी रैंक है टॉप 100 में, फिर भी वो जॉबलेस है। मेरी प्रोफाइल में तो मैंने सीएसआर नेट पे ध्यान ही नहीं दिया ना, मैंने तो ध्यान दिया कि एमएससी की कोचिंग में गाइड करना है, आकाश में बढ़ाने और अपने आप को और इम्प्रूव करना है। यहाँ पे मैं सेटल हो गई, फिर सीएसआर कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो सोसाइटी फॉलो करती आ रही है वो फॉलो करो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, जो कर रहे हो बस अपने मन से करो। प्रिपरेशन कर रहे हो तो मन से करो, नहीं करनी तो मत करो, कुछ और कर लो। यूपीएससी करना है तो उस पर फोकस करो, फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो भाई बस यही है। और फिर काफी बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं बीएड करो, तो सब चीजों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। बीएड भी अच्छी है, एमएससी भी अच्छी है, यूपीएससी भी अच्छा है, पर आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज के लिए बने हैं, वो आपको देखना है। तो ये बोल के मीटिंग को ऐड करना चाहूंगी, काफी देर हमें हो गई है। फिर कभी मिलते हैं कुछ नई नई बातों के साथ। आज के लिए बाय बाय सबको, एंड थैंक यू एवरीवन। बाय थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू बाय। मैम। बाय।